नमस्कार। इस देश के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक में आपका सबका स्वागत है। यह दक्षिण मध्य बिहार में स्थित बोध गया है और हम इस खूबसूरत जगह के मेट्टा बुद्धराम मंदिर में हैं। हम बिहार के चारों ओर घूम रहे हैं और लगातार राजनीति पर बातें कर रहे हैं। तो हमें यहाँ इस तटस्थ निष्पक्ष स्थान पर होना बड़ा सुखद लग रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बिहार चुनावों और लोकसभा चुनावों के अखिल भारतीय अंतिम परिणामों के बीच के संबंध को जांचने की योजना बना रहे हैं। हमने पटना से बोध गया तक बिहार के आर पार कई दिन यात्रा की है। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं, युवाओं और बुजुर्ग मतदाताओं से बात की है। ये एक दिलचस्प चुनाव है जिसमें आप देखेंगे कि बिहार का सामान्य मतदाता भी बहुत ही सूचनाप्रद, विश्लेषणात्मक और शायद इस देश के अधिकांश अन्य राज्यों से ज़्यादा जागरूक है। सबसे पहले बिहार में राजनीतिक विभाजन को समझना महत्वपूर्ण है। बिहार के उत्तरी हिस्से के मतदाता ज़्यादा स्पष्ट ढंग से बीजेपी या एनडीए का समर्थन करते हैं, जबकि बिहार के दक्षिणी हिस्से भोजपुर और मगध क्षेत्र के मतदाता यूपीए या आईएनडीआईए का समर्थन करते हैं। पूर्वोत्तर कोने में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है और इस क्षेत्र का झुकाव आईएनडीआईए की है। पिछले लोकसभा चुनावों में एनडीए ने भारी जीत दर्ज की थी, तो एनडीए लोकसभा चुनावों में फिर से उसी जीत की उम्मीद करेगा जो इसने पिछले चुनावों में की थी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद वाले राज्य विधानसभा चुनावों में एनडीए को बुरा झटका लगा था। अगर आप विधानसभा परिणामों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बदलें तो एनडीए 40 सीटों में से 39 से घटकर 21 पर आ गया था, जबकि यूपीए 1 से बढ़कर 19 सीटों पर आ गया था। राज्य विधानसभा चुनाव अक्सर अगले लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा इसका अच्छा संकेत देते हैं। पिछले 20 सालों में विधानसभा चुनावों को देखें तो 80% बार वही पार्टी जो विधानसभा चुनाव जीती होती है, राज्य में अगला लोकसभा चुनाव भी जीतती है। लेकिन विधानसभा चुनाव तब अच्छे पूर्वानुमान हो सकते हैं जब वे लोकसभा चुनावों के करीब होते हैं, बिहार की तरह 4 साल पहले नहीं। तो यह आईएनडीआईए के गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। चाहे विधानसभा चुनाव संकेतक हों या नहीं, हमारी यात्राओं में हमने पाया कि यह शायद ही एक तरफा चुनाव है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। पता नहीं चलता नहीं है फिर कौन क्या है, लेकिन लगता है काटे के चक्कर रहेगा दोनों में। आगे कौन चल रहा है? लालटेन चल रहा है। मोदी को वोट दे रहे हैं कि विकास पर है। जो मेरा घर का फैमिली जिधर जाएगा उधर ही हम भी जाएंगे ना। हाँ, कि नीतीश जी को जो भाजपा ने जोड़ लिया, ये बहुत गलत काम किया। भाजपा ने उनको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाजपा के पुजारी थे। आज उनको वोट देने से हम लोग डर रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन में तो तेजस्वी यादव सबसे आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री सब पैसा सुते थे और कुछ देखे थी, गरीब के राशन कार्ड वाला सब राशन मिले थे। जो हो रहा है सब सही है। मुझे दोनों से गिला है, दोनों झूठ बोलते हैं। नीतीश जी तो पलटू चाचा हैं, कभी इधर तो कभी उधर, और दूसरा बड़े वादे करता है पर आखिर में हाथ कुछ नहीं आता। नीतीश कुमार का विचार तो बढ़िया है, पर वो इधर उधर पलटते रहते हैं। उन्हें कैसे पुकारा जाता है? पलटू राम। हम जो विकास करेगा वही जीते, वही मेरा इच्छा है। इस इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार आगे जी। क्यों? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने युवाओं के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो वोट मांगने के अधिकारी हैं। इस तरह की हवा चलती है पूरे बिहार में और ये इलाके में। इधर तो सर ऐसा है, लालू जी का हवा है। किसी की भी सरकार चचा आएगा तो ये महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। इस इलेक्शन में कौन पार्टी थोड़ा आगे बढ़ रहा? जीतर राम मोदी। कड़ाही छाप है। मोदी रहेंगे तो मुमकिन है, मोदी के बिना नामुमकिन है। एनडीए गठबंधन आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन के तो वोटे नहीं है। कोई विकास की बात करता है, जब कोई संविधान की बात करता है तो ये राम की बात करते हैं, मंदिर का बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। यहाँ तो आरजेडी गठबंधन आगे है। क्या सोचते हैं कौन आगे चल रहा है? वही लालटेन वाला। काफी देश में बदलाव किए, इसलिए मोदी अभी आगे चल रहे हैं। ये अपना मन का वोट है सर। बिल्कुल, जिनको बुझाएंगे, जिनको देंगे। इधर से जो है मतलब राहुल गांधी जो है आगे ट्रेड चल रहे हैं। वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट देंगे ना, काहे नहीं देंगे। 5 साल के बाद एक बार चांस आता है, किसी न किसी को तो देंगे ही हम। तो दोरा हमने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन
ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हर कोई सिर्फ बीजेपी या मोदी की ही बात कर रहा हो, थोड़ी बहुत विविधता तो थी। हाँ, जैसा आपने कहा, हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो पूरी तरह से एनडीए के कब्जे में नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां यूपीए या आईएनडीआईए की भी काफ़ी ताकत है। इसलिए हमारा अलग अलग राय रखने वाले लोगों से मिलना हुआ, और बिहारी लोग राजनीति में बहुत पारंगत होते हैं, इसलिए यहाँ खूब गर्मा गर्म बहस होती है। तुम्हारी काफ़ी गर्मा गर्म बहसें हुई थीं। तुम उन्हें एक तरफ वोट देने के लिए मना रहे थे, है ना बच? हाँ, मैं हमेशा लोगों को मनाने की कोशिश करता हूं ताकि वे मेरी बात माने, लेकिन नहीं। दोराब की बात पर ध्यान देते हुए पहले चरण में मतदान वाली 4 सीटों में से 3 सीटें विधानसभा चुनाव में यूपीए या आईएनडीआईए को गई थीं। अगर आप सभी विधानसभा नतीजों को जोड़ें तो केवल 1 सीट भाजपा को गई थी। तो यह आईएनडीआईए के लिए बहुत मजबूत क्षेत्र है। एक बार फिर से देखा जाए तो एनडीए की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। चुनावों में मोदी प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा चुनावों में जहां मोदी कारक सर्वोपरि नहीं होता, वहां बीजेपी औसतन 33% वोट हासिल करती है। उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में जहां मोदी मुख्य प्रचारक होते हैं, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर लगभग 46% हो जाता है। ये दर्शाता है कि मोदी का प्रभाव 12% की वृद्धि करता है, जो चुनाव परिणामों को तय करने में बहुत बड़ा कारक है। एक और महत्वपूर्ण कारक जिसने उस 12% वृद्धि में योगदान दिया और बीजेपी की 2019 लोकसभा चुनावों में जीत को सुनिश्चित किया, वह था पुलवामा हमला, जिसने 2019 में पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल दिया था और विपक्ष की सारी हवा निकाल दी थी। लेकिन पुलवामा कितना महत्वपूर्ण था? अगर हम सीटों और वोटों से हटकर बीजेपी की जीतने की प्रतिशत संभावना को देखें तो ये आश्चर्यजनक है। पुलवामा से पहले बीजेपी की जीतने की प्रतिशत संभावना 70% थी, 70% पुनः चुने जाने की संभावना। लेकिन पुलवामा के बाद वह 70% से बढ़कर लगभग 90% हो गया था। जीतने की संभावना में 19% की अद्भुत वृद्धि। याद रखें, ये वोट प्रतिशत नहीं है, बल्कि जीतने की प्रतिशत संभावना है। हमारे विश्लेषण के आधार पर कोई भी मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकता है कि शुद्ध मोदी प्रभाव ने बीजेपी की जीतने की संभावना को लगभग 20% बेहतर किया था, और पुलवामा प्रभाव से 20% और मिला, जिससे बीजेपी की जीतने की संभावना अभूतपूर्व रूप से 90% तक पहुंच गई थी। तो दोराब, इस बार जब पुलवामा नहीं है तो अयोध्या है। क्या आपको लगता है कि अयोध्या का चुनावी प्रभाव पुलवामा जैसा होगा? अयोध्या और पुलवामा में 2 बड़े अंतर हैं। पुलवामा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। वो एक 9/11 जैसा था, इसलिए फ़ायदा तुरंत मिला था। राष्ट्रीय संकट के समय लोग अक्सर सरकार के पास मदद के लिए आते हैं। राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा था। मंदिर जनवरी में खुला था, तो असर हो सकता है, पर वह चौंका देने वाला ताकतवर असर नहीं हो सकता, जैसे कि कोई गोली चली हो। बाज, जब तुम लोगों से बात कर रहे थे, क्या तुम्हें लगा कि अयोध्या मुख्य प्रेरणा थी या उतनी नहीं थी? लोगों ने अयोध्या का जिक्र किया था, पर मैं दोराब से सहमत हूँ, वह उस तरह की प्रेरणा नहीं बन पाई। पर प्रधानमंत्री के भाषण और प्रचार के तरीके को देखो, वे धर्म राम मंदिर का इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हें पता है रामनवमी वगैरह भी थी। बिहार की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव आ रहा है। पुराने नेताओं से हटकर अब ध्यान नए युवा नेताओं जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, की ओर जा रहा है। हमने इनमें से हर एक से बात की, हर कोई दूसरे से ज़्यादा आकर्षक था। लेकिन सबसे पहली बात, पुराने पहरेदार अब इतने प्रासंगिक क्यों नहीं हैं? जो दुखद बात है, सबसे पहले तो लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। नीतीश कुमार, जिनसे हम मिले और जिन्हें हमने एक स्थानीय जेडीयू कार्यालय में देखा, काफ़ी कमज़ोर नज़र आए। और फिर लालू जी, जो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन पुराने गार्ड में बेशक मोदी जी हैं, जिनके भाषण दिखाते हैं कि उनकी वाक्पटुता अभी भी पहले की तरह आकर्षक और ज़ोरदार है, और उनकी सामग्री अभी भी पहले की तरह आक्रामक है। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है।
भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। मोदी और लालू की वो पुरानी लड़ाई आज भी जारी है। लालू आजकल इंटरव्यू नहीं देते, पर लंबे समय बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया और पटना में हमसे बात की। 34 साल तक आपने तरह तरह के आरोप मुकदमे झेले और कभी बीजेपी में नहीं गए। अगर आप बीजेपी में चले जाते तो आपके सारे केस सुलझ जाते, आप खुशहाल आदमी होते, आधी समस्याएं कम हो जाती। आपने पाला क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं? बीजेपी के साथ मैंने सोच लिया कि कभी भी चाहे जो भी हो हमारे साथ हो रहा हो, जो भी सजाए हो, जो भी प्रताड़ना हमको मिले, कि बीजेपी से, पार्टी लाइक बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे और नहीं मिलाया, और इनको ध्वस्त करेंगे हम लोग। पूरे बीमार रहते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम बीमार नहीं हैं और इनको पराजित करेंगे। और मेरा लड़का तेजस्वी यादव प्रत्येक दिन जितना मेहनत कर रहा है और 4-5 रैली अभी चुनाव के समय में धूप, इतने कड़कती धूप में कर रहा है, और हम लोग बिहार से अच्छा रिजल्ट हम लोग देंगे। आप मोदी के साथ ही क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं? ठीक पॉलिटिशियन नहीं, ये कमजोर आदमी है और इसके समय में देश टूटा है, देश टुकड़ा टुकड़ा होने के कगार पर है। इसलिए हम लोग, मैं बहुत सारे नेताओं के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ हम रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाया है, 2 प्रधानमंत्री बनाया है हमने, और हमने इस तरह का आदमी नहीं देखा। मोदी जी अगर आपसे सलाह मांगे तो आप क्या सुझाव देंगे? यदि वे कहें लालू जी मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? उनको एडवाइस हम यही देंगे कि अब चलिए, बहुत हो गया। इतने सालों बाद लालू जी को देखकर अच्छा लगा, जिन्हें हम इतने समय से जानते हैं। वह दिन जब वे आपके साथ आपके घर में गाय दूह रहे थे, नहीं, पर मुझे लगता कि वे कमज़ोर हो गए हैं। असल में वो हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर है। सच में ये साफ था, वे फिर से सामान्य हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी और लालू के बीच की यह तकरार आज तक क्यों जारी है? ये बात काफ़ी पुरानी है। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि वे चाहते हैं कि वो हट जाएं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रचार शुरू करेंगे, जो उन्होंने किया। सवाल ये है कि क्या वे उतना असर डाल पाएंगे और सच में इतना प्रचार कर पाएंगे जितना वो चाहते हैं। मोदी बनाम लालू में विरोध इसी बात से स्पष्ट है
कि कितनी बार मोदी अपने भाषण में जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात दोहराते हैं, और ये उस समय की ओर इशारा करता है जब लालू और राबड़ी राज्य चला रहे थे। आज युवा मतदाता एनडीए की भारी जीत दिलाने अहम भूमिका निभाता है। 2019 के चुनाव में पूरे देश में उम्रदार मतदाताओं ने एनडीए को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया था, जो युवा मतदाताओं के समर्थन से लगभग 2 गुना था। युवा मतदाताओं का झुकाव करीब 5% था, जबकि उम्रदार मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर 9% था। हमने कई युवा मतदाताओं से बात की। उनकी सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी और नौकरियां हैं, जिसमें तेजस्वी ने खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया है। हम लोग पिछले माह इधर बीजेपी को वोट किया था, नरेंद्र मोदी को देख चेहरे पे, लेकिन इस बार भरोसा टूट गया। हमने इस बार राहुल गांधी को, मतलब इस बार बदलाव के लिए सब वोटिंग करेगा, क्योंकि युवाओं के लिए सरकार जो है जो उस तरह से विकास के नाम ऐसे नहीं किया मोदी सरकार, खाली मतलब हाँ बदलाव का हवा चल रहा है। नहीं मतलब उस तरह से आप घूमिएगा भी तो आपको पता चलेगा अथी में कि किस तरह से माहौल है। युवाओं के बीच में पूरी तरह से कुमार से जीत का विजय तय है। जैसे युवाओं से पूछेगा तो बोलेगा कि बदलाव ही होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए कोई नहीं, उनका जो मैनिफेस्टो भी आया है घोषणा पत्र, उनमें भी कुछ है नहीं युवाओं के लिए। आज तक बेरोजगार हैं। मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ और मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आगे तैयारी कर रहा हूँ एक कंपटीशन का। What are the main issues that you feel you want to see for India? Unemployment. Raise your hands who say job is most important issue in this elections. Yes. Job and corruption free, sir. 75%. कांग्रेस के राज में नौकरियां बहुत मिल रही थी, यहाँ भाजपा का आया तो नौकरी 0 सन्नाटा। युवा जो बेरोजगार है पढ़ लिख के, उसके लिए वैकेंसी निकाले हर डिपार्टमेंट में और नौकरी दे, पर वैसा तो हो नहीं रहा है। अभी सब पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी रोजगार की बात करें ना, मंदिर क्यों बात करते हैं, रोजगार की बात करें। बेरोजगारी है, नली गली भी नहीं है। बिहार में क्या है कि युवाओं का है रोजगार नहीं। दे नीड जॉब, उनको रोटी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं अब लोगों के मन में, और ये जो विकास की लहर है उसके हिसाब से एक प्रेशर बनेगा कि सरकार भी सिर्फ जाति के मुद्दों पे नहीं आ सकती, उन्हें कुछ सब्सटेंशियल देना होगा लोगों को। बेरोजगारी यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है। बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। इस सरकार में मैंने एक ही चीज देखा हूँ, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी। हम भाजपा के युवा नेता सम्राट चौधरी से मिले, जो अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमको लगता है कि बिहार, चूंकि हम कॉन्स्टेंटली विकास कर रहे हैं और जिस गति से पूरे देश के अन्य राज्य बढ़ गए, हम उस गति से नहीं आ पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत वीक थे, तो पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। आप सोचिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां हम 95% बजट का राशि खर्चा करते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह निर्भर हैं गवर्नमेंट एड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट का, क्योंकि रेवेन्यू हमारे पास नहीं है। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारा मेजर जो रेवेन्यू था वो चला गया झारखंड, क्योंकि वो सरप्लस बजट करता था। उसके पहले कोई प्लानिंग नहीं था। लालू जी के पीरियड का सबसे बैकग्राउंड जो बैकफायर किया है वो है कि उन्होंने कोई प्लान नहीं किया। नाच गाना देखना, राजशाही, नथिंग एल्स। बस लोगों को ये कहना कि हम गरीबों के लिए कर रहे थे, बस वो माइक के लिए ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। वो अपने थ्योरी, अपने कंसेप्ट पे ही राजनीति करते थे। लेकिन बिहार, क्योंकि हमारे लिए अभिशाप है नेपाल का पानी, हम नॉर्थ बिहार पूरी तरह हम कंस्ट्रक्शन करने में ही हमको अधिक चीज़ें स्थापित हो रही थी। अभी जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी तो हमारे जो नॉर्थ बिहार में जो हमारी शुगर फैक्ट्रियाँ बंद थी, उसमें 9 शुगर फैक्ट्री हम लोगों ने लगभग चालू किया, जो इथेनॉल प्लांट के तौर पर होगा। जो वेस्टेज जो हमारे अनाज थे उसका उसमें संयोजन हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार बदल चुका, बिहार और आगे बदलेगा, बिहार विकसित होगा। और मैं आपको एक गारंटी जरूर दे सकता हूं, मैं 20 साल अभी राजनीति में रहूंगा और बिहार अगले 20 साल में इंडिया के टॉप स्टेटों में होगा। ये युवा जो कर रहे हैं ये बड़ा बदलाव है। हाँ, ये सच है
और मुझे लगता है कि आप इसे और भी तरीकों से देख सकते हैं। जैसे राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद को तो टिकट मिले, लेकिन अब वे खेल से बाहर हो गए हैं। जो लोग संसद में 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी धीरे धीरे उन्हें मैदान से हटा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पार्टियां 40 या 50 के दशक वाले लोगों को पेश कर रही हैं। तो यह एक युवा आदमी की लड़ाई है, जैसे पुराने दिनों में होती थी, जब रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू का ज़माना था। और ये युवा वोटरों से सच में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार के वोटरों का एक बड़ा हिस्सा युवा है। हाँ, जब हम तेजस्वी की रैलियों में गए पिछली और इस बार भी, भीड़ सच में उनके साथ जुड़ जाती है, उनसे उत्साहित होती है। जब वे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लोग पीछे दौड़ते हैं, आपको पता है, उनका समर्थन करते हैं और लगता है अब वो पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। और मुझे लगता है असली बात ये है कि सब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और उसके ये 3 चेहरे होंगे। बिहार के इस चुनाव में सबसे बड़ा कारक महिलाओं का वोट है। बिहार में महिलाओं की मतदान उपस्थिति पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। जहां पुरुष मतदाताओं की उपस्थिति लगभग 55% है, वहीं महिला मतदाताओं की उपस्थिति 5% ज़्यादा 60% है। यह आंशिक रूप से उन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वजह से है, जो ज़्यादातर पुरुष होते हैं और जिन्हें देश के अन्य हिस्सों में काम के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है और वे मतदान के दिन वापस नहीं आ पाते हैं। महिलाओं की इस अधिक प्रतिशत मतदान उपस्थिति को स्पष्ट रूप से एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि क्यों सभी राजनीतिक दल महिलाओं के लिए योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और यह वक्त भी आ गया है। देश भर में महिला वोट को लेकर बात करें तो भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में पुरुषों के बीच भाजपा को जो झुकाव मिला वह मात्र 2% था। वहीं महिला मतदाताओं द्वारा भाजपा की ओर झुकाव 5% से भी ज़्यादा था। हमने बिहार की कई महिलाओं से उनके विचारों को समझने और इस चुनाव में उनके लिए महत्वपूर्ण विभिन्न कारकों के बारे में बात की। पहले बिहार का स्थिति इतना था कि बाहर नहीं जा सकते थे। अब तो 10 साल में इतना हुआ है कि हम लोग बाहर आ सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाँवों में पानी है, बिजली है, सड़कें बनी हैं। बिहार में मुझे लगता है कि सेफ मैं फील करती हूँ। पहले से तो बहुत अच्छा अब बिहार का कंडीशन है। और ज़्यादा समझता ये है कि जो हम लोग जो महिला लोग हैं उस सबसे मैंने गुंडा लोग सब मैंने वर्जित है। रात के समय में मैंने आते जाते हैं, कुछ डर भय नहीं लगता है। लाइटिंग की वजह से और सड़क की व्यवस्था की वजह से पहले से तो बेटर महसूस होता है। मैंने देखा है विकास हो रहा है। लड़कियां पढ़ने बाहर जा रही हैं, स्कूलों में फिर से जान आ रही है। आई थिंक कि वुमेन को और ज़्यादा आगे होना चाहिए और खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत डेवलप हुआ है ये 3-4 साल में। सब कुछ तो अच्छे है, स्कूल में बढ़िया तो लाइक पढ़े थे सर। हमारा इंडिया को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट मिल रहा है और आगे भी ऐसा मिलेगा। हम लोग को एक अच्छे डॉक्टर चाहिए और अच्छे डॉक्टर के लिए हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करें। जिस तरीके से बाहर स्टेट के लोग आप अपना खुद का सेल्फ स्टार्टअप कर रहे हैं, यहाँ के लोग सेल्फ स्टार्टअप करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो देखते हैं कि सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जाएं। Are you going to vote the same way as your parents vote or you vote independent? इंडिपेंडेंट। कौन पार्टी आगे चल रहा है इस इलेक्शन में? हमको नहीं पता, लेकिन आप वोट देंगे? हाँ वोट तो देंगे। अपने मन में कि जो आपका हस्बैंड कहते हैं? जी नहीं, जो हमको मन में हो वोट देंगे। हमसे पूछे तो बता भी देंगे कि हम किसको वोट देंगे। बताइए। जो मोदी के समर्थन में उनको वोट देंगे। आप मोदी को देंगे? बिल्कुल। मोदी को क्यों? क्योंकि देश हित में मोदी ही सही है। तो दोराब, जब हम हर तरफ गए तुमने कई महिला मतदाताओं से बात की और वो काफ़ी मुखर थीं। वे कहती हैं हम स्वतंत्र रूप से वोट देते हैं, हमें अपने पतियों की परवाह नहीं है। पर क्या तुम्हें लगा कि वे मर्दों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बीजेपी की ओर झुकी हुई थीं, या कहना मुश्किल है? मुझे लगता है ये मान लेना ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो रणनीति के मामले में भाजपा को क्रेडिट देना पड़ेगा। पहले ये एक बनिया पार्टी थी, फिर एक ओबीसी पार्टी बनी, गैर जाट ओबीसी पार्टी। उन्होंने उन्हें जिताया, फिर उन्हें समझ आया कि यहाँ बड़ा वोट बैंक है और सबको लगा कि महिलाओं का बड़ा बैंक। और आपको पता है ये कहा गया कि सबसे पहले जिन लोगों ने महिलाओं को सीधे चीज़ें देना शुरू किया, चाहे वो चूल्हे हों या सीधे उनके खाते में पैसे, उन्होंने इसे महसूस किया और कुछ किया, और इससे मुझे लगता है वे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम सब इस बात की चर्चा करते हैं कि उनके पास गैस, पानी है। मेरा मतलब यहाँ तक कि आसपास के गांवों में भी
नल का पानी आ रहा है, जिसका मतलब है कि गांव की औरतों को सिर पर पानी की गगरी नहीं ढोनी पड़ती और घर तक लाने की बात तो छोड़ो, राशन मिलने की भी बात हो रही है। ये राशन की बात बड़ी अहम है। नीतीश ने असल में लड़कियों को मुफ्त साइकिलें देकर महिलाओं को सीधे तौर पर फ़ायदा देना शुरू किया और इसका बहुत असर हुआ। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जब उन्हें राशन मिलता है तो वे कहते हैं मोदी ने दिया। जब भ्रष्टाचार होता है तो कहते हैं वो मोदी की गलती नहीं, वो तो स्थानीय मामला है। नहीं, मैं हम लोग का राशन बना ही नहीं, यहाँ क्या है पता नहीं है। एक तरफ से नहीं है। मतलब कुछ गांव में जो है ना, आधा आदमी को मिलता है, आधा आदमी को नहीं मिल रहा है। क्यों? आधा आदमी के पास हुआ है, आधा आदमी के पास ही नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत घोटाला है इधर। घोटाला बहुत है। पास हुआ ही नहीं तो हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो कुछ पास भी हुआ अगर उसको ये कुछ मिल जैसे रहा है। ये घर के लिए क्या पास होता है, एक कॉलोनी पास होता है, उसमें आप वार्ड वाले को पैसा दीजिए तभी पास होगा, वरना नहीं होने देंगे वो लोग। घोटाला, उन्हें पैसे चाहिए फिर काम होगा, आगे बढ़ेगा। मोदी जी की तरफ से तो कोई गलती नहीं है, फिर गलती इधर है। इधर स्ट्रिक्ट ही नहीं है कोई सरकार। वह जो देता है वो राशन उपलब्ध कराने वाला है। देखो, अगर बीच वाले लोग निकाल लें तो दिल्ली में बैठकर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है बिहार में 3,60,000 घर इस योजना से बने हैं। मुझे लगता है यहाँ के गांवों में जब मैंने पूछा कि कर्ज मिल रहा है क्या, सबने कहा हाँ और पैसा भी आ रहा था, पर ये भी बोले कि कुछ रकम वापस भी देनी पड़ती है। बीजेपी के लिए बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो धीरे धीरे गायब हो रही है और काफ़ी समय से यही हाल है। बीजेपी के लिए असली चिंता देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय है और यही चलन बिहार में भी देखने को मिल रहा है। भारत में संघवाद की ओर बढ़ता मुख्य रुझान लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर देखा जा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ोतरी और विधानसभा स्तर पर राष्ट्रीय पार्टियों के पतन पर आपा ज़रा नज़र डालिए। ये अद्भुत है। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय पार्टियों के भाग्य में स्पष्ट और तीव्र बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय पार्टियों का पतन तेज़ी से हुआ है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां उतनी ही नाटकीय रूप से उभरी हैं। और यही सच लोकसभा स्तर पर भी है, लेकिन 1952 के पहले चुनावों से एक ट्विस्ट के साथ ऐसा है। बीजेपी के उदय पर नज़र डालिए। ये एक और अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बनती गई। वहीं कांग्रेस का भयानक पतन हुआ। वो एक और राष्ट्रीय पार्टी है और वो नीचे गई। 1952 से एक राष्ट्रीय पार्टी का उदय दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के पतन की वजह से हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन में किसी भी गिरावट की वजह से नहीं। दरअसल क्षेत्रीय पार्टियां समय के साथ धीरे धीरे बढ़ी हैं। संघवाद केंद्रीकरण के आगे नहीं झुका है। यही चलन बिहार में भी साफ दिखाई देता है। यहाँ की प्रमुख पार्टियां क्षेत्रीय हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू और तेजस्वी यादव की आरजेडी। इसके अलावा एक और उभरता हुआ युवा क्षेत्रीय नेता चिराग पासवान है, जिनका समर्थन हर दिन बेएच रहा है। हमने चिराग पासवान से बात की, जो बिहार की अगली पीढ़ी है। हम पहले आपके पापा से मिलने आया करते थे, उनसे कड़े सवाल पूछने के लिए आते थे और आप हमेशा वहाँ होते थे। क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं जो अब आपको याद आती हैं, जो वाकई में समझ में आती हैं? हाँ, आपको पता है, मेरा मतलब है, अगर कोई उनसे पूछता कि क्या आप जानते हो कि आप उन्हें कैसे तैयार कर रहे हो और क्या राजनीतिक टिप्स है जो आप उसे भविष्य के लिए दे रहे हो, तो उसके पास ये बहुत मशहूर लाइन थी। वो बार बार दोहराया करते थे और कहते थे, मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता। और मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे गलतियां करने की जगह दी थी। आपको पता है, वे हमेशा कहते थे कि मैं तो बस एक कागज़ का बोझ हूँ, आप जाओ अपना काम करो, और अगर गलतियां भी हों तो मैं उन्हें संभालने के लिए बैठा हूँ। आपको पता है, यही एक चीज़ है जो मुझे उनके बाद भी मुझे बहुत याद आती है। एक सवाल है, नीतीश यहाँ 20 साल से सत्ता में हैं, ज़्यादातर समय तो आप सबके साथ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस दौरान बिहार का विकास पर्याप्त हुआ है? मुझे सच में लगता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। हमेशा 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 सुधार की गुंजाइश होती है और बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ जब मैं ये बात करता हूँ, ये कहते हुए कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे राज्य की विडंबना का मुझे अब और भी ज़्यादा एहसास है, क्योंकि अब मैं इससे जुड़ सकता हूँ
और जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो अब मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। संसद का सदस्य होने के नाते मैंने भी इसका सामना किया है, क्योंकि लंबे समय तक मैं अपने राज्य में विपक्ष में था। हालांकि मैं केंद्र में सरकार के साथ था, पर अपने राज्य में विपक्ष में था। इससे बहुत रुकावटें पैदा हुई, जानते हो। इसने मेरे एजेंडे, मेरे मुद्दों को लागू करने में मुझे बहुत समस्याएं पैदा की। आप जानते हैं, अब आपके सामने विपक्षी नेता तेजस्वी हैं, जो एक समय पर आपकी तरह काफी युवा थे। अब उनके पास सरकार में काम करने का अनुभव है। क्या इससे वो और मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं? मुझे नहीं पता कि ये मायने रखता है या नहीं। मैं खुद पर काफ़ी विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि कोई संवैधानिक पद या कोई भी पद, जब मैंने अपना संघर्ष शुरू किया था सर, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। 2021 में मुझे अच्छे से याद है, ऐसी ही एक शाम थी 13 जून को, जब पार्टी में फूट पड़ी थी, परिवार में फूट पड़ी थी, और आपको पता है मुझे अपने ही परिवार से निकाल दिया गया था, मुझे बाहर कर दिया गया। मुझ पर नेपो किड होने का आरोप लगा, लेकिन मेरी पार्टी का नाम, वो चिन्ह जो मेरे पिता ने चुना था, वो मुझसे छीन लिया गया। मैंने खाली हाथ से शुरुआत की, बस उस विश्वास के साथ जो मुझ में था। आपको पता है वो विश्वास जो मुझ में था। और फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो पापा मुझे बिना बताए सिखाते थे। आपको पता है, वे कहते थे कि मुश्किल वक्त में, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आसपास क्या हो रहा है, तो बस लोगों के पास जाओ। आपको पता है, बस उन तक पहुँचो और वे आपको रास्ता दिखा देंगे। तो दोरब, चिराग पासवान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? काफ़ी ईमानदार और सच्चे लगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो पहले ही अपने चाचा से जंग लड़ चुके हैं। तो वो और तेजस्वी अब परखे हुए लोग हैं। वे सिर्फ युवा लड़के नहीं हैं जिन्हें अचानक पानी में फेंक दिया गया हो। उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कुछ हासिल किया है। तो मेरा मानना है कि वे अगली पीढ़ी की जंग के लिए सच में तैयार हैं। पर जेडीयू ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जहां कोई स्पष्ट नेता हो जो नीतीश कुमार से सत्ता संभाले, जो कि बहुत लंबे समय से, 20 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान को जिस चीज़ का सामना करना पड़ा है वो ये है कि उनके नेता नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा और वो खुद परिवारवाद में हैं, और मुझे लगता है उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, है ना? नहीं, मगर मुझे जो बात उनमें अच्छी लगी वो ये कि वो बार बार कहते हैं कि जब भी मुश्किलें आएंगी मैं वापस आऊँगा, जनता के पास जाऊँगा, लड़ूंगा और फिर वापस आऊँगा। और ये कि बीजेपी ने माना है कि वही उनके पिता के उत्तराधिकारी हैं, ना कि उनके चाचा या बहनोई। मुझे लगता है उन्होंने यह साबित कर दिया है और इसीलिए इस बार गठबंधन में उन्हें सीटें मिली हैं। नीतीश उनसे इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे नीतीश के खिलाफ, जबकि वह सहयोगी था, और इससे नीतीश को बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ। अब ये चुनाव यहाँ के कटाई के मौसम के साथ ही लगभग मिल गए हैं। बहुत गर्मी है और ज़्यादातर कटाई अभी भी हाथ से होती है। यहाँ कोई कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है और ज़्यादातर औरतें ही खेतों में गर्मी में निकलकर कटाई करती हैं। ये वाकई में कठिन काम है, जबकि पुरुष घरों की छाया में आराम करते हैं। हालांकि इंसाफ की बात तो ये है कि हमने कुछ पुरुषों को भी कटाई करते देखा है। बस कुछ ही। वोट डालने की बात आए तो शहरी और ग्रामीण मतदाताओं में थोड़ा अंतर है। बीजेपी शहरी मतदाताओं में राज्य विधानसभा के चुनाव में मजबूत थी। शहरी इलाकों में एनडीए ने 40% वोट पाए और ग्रामीण इलाकों में उन्हें 7% कम वोट मिले। बस 36% वोट ग्रामीण इलाकों में जीते। यूपीए ने भी शहरी इलाकों में अच्छा किया, लेकिन अंतर बहुत कम था, बस 3% का। अब जब आप कटाई कर रही औरतों से बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा साफ नज़र आती है। उनकी ज़िंदगी घोर गरीबी और कठिनाई में डूबी हुई है। तुम सुबह यहाँ कितने बजे आते हो? मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक काम करती हूँ। ठीक है, सुबह 8 से 10 बजे तक। और शाम का क्या? शाम को मैं 3 बजे से 6 बजे तक काम करती हूँ। क्या सिर्फ महिलाएं काम करती हैं? हाँ। नहीं, मर्द भी काम कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पुरुष काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? वह मजदूरी करते हैं। तुम पढ़ रही हो? मैं 11वीं कक्षा में हूँ। आप 11वीं कक्षा में हैं। इसके बाद आप क्या करेंगी? मुझे नीट करना है। वो कैसे कर पाएंगे?
हम उसके सपने कैसे पूरे कर पाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? ज़्यादातर औरतें ही काम करती हैं, मर्द उतना काम नहीं करते हैं। महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। ऐसा क्यों? मैं यहाँ दोपहर के 3 बजे आती हूँ और रात 7 बजे निकल जाती हूँ। और आप ये सारा काम करोगी? हाँ। आप ये कितने महीनों में ख़त्म कर पाएंगी? आज रात तक निपटा दूंगी। आपको थकान नहीं होती? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खेत में मजदूरी करनी पड़ती है ताकि मैं कमा सकूं और खाना खा सकूं। आपको थकान होती है? थकान का क्या, सारा दिन काम करती हूँ। आपके काम के घंटे क्या हैं? मैं यहाँ सुबह 3 बजे आती हूँ। रात के 3 बजे? हाँ, तड़के 3 या 4 बजे। And we go back at 8 p.m. in the night. आप अंधेरा होने पर रात के करीब 8 बजे वापस जाते हैं। कटाई के मौसम के बाद आप क्या करते हैं? हमें घर पर रहना होता है। क्या आप कोई और काम भी करती हैं? क्या कमाना मुश्किल है? अगर मुझे काम मिलता है तो मैं जरूर काम करती हूँ। कैसा काम? रोज की मजदूरी वाला काम। इसमें से तुम कितना कमाते हो? हमें गेहूं और चावल के हिस्से मिलते हैं। तो दिसॉम यहाँ सब पर काम खत्म कर लोगे? तब मैं 20 किलो अनाज लूंगा। काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा? हम 4 भाई बहन हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, उन्हें भी पढ़ना होगा। हम बहुत गरीब हैं। बहुत जल्दी ही हमारे पास खेती करने की जगह नहीं बचेगी। इमारतें बन रही हैं और फिर हम गेहूं वगैरह की कटाई नहीं कर पाएंगे। खाद का एक पैकेट 400 रुपए में आता है और उसमें भी पहले 50 किलो मिलता था, अब 45 किलो मिलता है। किसान होने का क्या फायदा? मैं मजदूर हूँ, किसान मजदूर। मेरे पास इन खेतों के सिवा कुछ नहीं है। मुझे कमाना है और खाना जुगादा करना है। क्या आपने खुद को किसान के रूप में रजिस्टर नहीं कराया है? मैंने फॉर्म भरा था पर वो पास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता मामला क्या है और इसे स्पष्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। हम क्या खाएंगे अगर हम यहाँ का काम छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काटेंगे? ठीक है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, बातचीत अच्छी रही। आपने देखा महिलाओं को वहाँ तपती धूप में काम करते हुए, और वो सिर्फ किराएदार हैं। उन्हें जो काटती हैं उसका बस एक हिस्सा मिलता है, और फिर उसके बाद न तो कोई नौकरी है न ही कमाई का कोई मौका। बिल्कुल सही है। और ये भी ना भूलें कि कई महिलाओं के पति शहरों में रहते हैं, जो कभी कभार ही खासकर कटाई के समय वापस आ पाते हैं। सभी एक साथ नहीं लौट सकते हैं, इसलिए कुछ लोग कटाई के लिए पंजाब जाते हैं, तो यहाँ से पंजाब को पलायन होता है। मुझे लगता है महिलाओं को काफ़ी कठिनाई होती है, सच में होती है। सच में ये कठिन है। मतलब ये देहाती इलाकों और ख़ासकर फसल कटाई के समय महिलाओं की अनदेखी का संकेत है। हाँ, मेरा मतलब है जब भी पुरुष भी खेतों में होते थे तब भी कटाई का काम औरतें ही कर रही होती थीं। ये लोग बस चीज़ों को इकट्ठा करते थे, और अगर वहाँ कोई मशीन होती थी जो पीस रही होती तो उसे पुरुष ही चला रहे होते थे। और वे देख रेख का काम कर रहे थे जो कि पुरुषों को करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि बात जो कह रहे हैं वह ये है कि इससे ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा हो रही है, और ख़ासकर महिलाओं की, और विशेष रूप से कटाई के समय ये देखना बहुत दुखद है। जिस तीसरे युवा नेता से हमने बात की वह थे तेजस्वी यादव, लालू के बेटे, पर वह स्पष्ट रूप से अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना रहे हैं। खासकर दक्षिण बिहार में उन्हें नीतीश और मोदी के मुख्य विपक्षी नेता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब वे उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नौकरियों पर बहुत काम किया था। जो रोजगार, भविष्य, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात करेगा वही चुनाव में आगे रहेगा। आरजेडी बेरोजगारी खत्म करेगी क्योंकि उन्होंने 5 महीने में 17 लाख नौकरियां दी थी। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार के समर्थन से सत्ता में आए, मुझे लगता है उन्होंने चुनावों की वजह से ही नौकरियां दी, करीब 2 लाख या उससे भी ज्यादा। सभी को नौकरी चाहिए। चुनाव से पहले हर कोई नौकरियों के वादे करता है, पर चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। यह सिर्फ वोट पाने का मुद्दा है। बिहार में नौकरियां देने में कौन बेहतर है, एनडीए या आईएनडीआईए? इंडिया तुम्हें नौकरी देने में बेहतर है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हर चीज में नौकरियां बहुत कम हैं। लोग पढ़ तो रहे हैं पर पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। ये एक बड़ी समस्या है। रोजगार के लिए तेजस्वी यादव अच्छे हैं। नौकरियां कम हैं या ज्यादा? नौकरियां कहाँ हैं? तेजस्वी ने तो नौकरी दी थी, पर तब से सरकार बदल गई है। ये सब पलटी मार रही है। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम किया और युवाओं को नौकरियां दी, और इस बार युवा रोजगार की वजह से उनके पक्ष में वोट करेंगे। मैं जाता हूं और लोगों से पूछता हूं, क्या गरीबी चली गई? महंगाई बढ़ी है या घटी? तुम्हें रोजगार मिला क्या? पलायन रुका कि नहीं? मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि 22 तक आय दोगुनी कर देंगे।
सबको पक्का घर बनवा देंगे। अब लोग उनकी ये बातें समझ रहे हैं, तो हमें उन्हें ये समझाना है कि असली मुद्दे यही हैं। हम नेता हैं और लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है, पर बीजेपी बहुत चालाकी वाला खेल रही है। वे असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, वे मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। या तो जेडीयू के लोग बीजेपी में जाएंगे या आरजेडी में आएंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। जो हमने चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और उस समय नीतीश जी कहते थे कि पैसे कहाँ से लाओगे, अपने बाप से लाओगे क्या, ये नामुमकिन है। पर जब मैं उप मुख्यमंत्री बना तो वही हाल था। लोग मुझसे पूछेंगे, मीडिया मुझसे पूछेगी, अब मैं सरकार में हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा। तो आपने देखा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देंगे। ये विचार किसका था, किसने लोगों से वादा किया था, और 17 महीनों में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। नरेंद्र मोदी जी ने भी शायद इतनी नौकरियां नहीं दी होंगी, किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दी होगी। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और आज भी हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है और वादा किया है कि हम युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने रोजगार के लिए वाकई कुछ किया था। देखिए, बाकी पार्टियां कहती हैं कि ये सरकारी नीति है और उसने इसे अपना बना लिया। सच में ये सरकारी नीति है, लेकिन विचार उनका ही था। लेकिन सरकारी नीतियां तो सालों से हैं, उन्हें लागू करना ही असली मुद्दा है। हाँ, उन्होंने लागू किया, श्रेय भी लिया। दरअसल भाजपा नेता ने कहा कि तुम्हें पता है ये सब हमारी नीतियां हैं, पर वही आदमी है जिसने इसे अपने नाम कर लिया। तो लोगों ने कहा कि वही तो वो आदमी है जिसने हमें नौकरियां दी। मैं पूछना चाहता था कि वो सिर्फ जन नेता ही नहीं थे, उनमें प्रशासनिक कौशल भी है। और क्या आपने देखा कि वोटर्स ने इस बारे में काफ़ी बात की थी? मुझे लगता है कि उन्होंने नौकरियां देने के बारे में बात की थी, पर मेरा मानना है कि उन्होंने पार्टी का आधार बढ़ाने की भी कोशिश की, जैसे टिकट देना सिर्फ मुस्लिम यादवों को ही नहीं, जैसा कि लालू किया करते थे। बिहार चुनावों के बारे में एक सामान्य धारणा ये भी है कि भूल जाओ कोई मुद्दा है, सब कुछ सिर्फ जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक जाति के लोग 100% एक ही तरफ या दूसरी तरफ वोट करते हैं। पूरी एक रूपता है। यहाँ कुछ जानकारीपूर्ण आंकड़े हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों में विभिन्न जातियों ने कैसे मतदान किया। भाजपा और एनडीए को वोट देने वाली जातियाँ उच्च वर्ग के ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार थे। उन्होंने भाजपा को 70% वोट दिया। ओबीसी का भाजपा के प्रति समर्थन 59% था, लगभग बराबर। और अति पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को 49% वोट दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बड़ी जीत हुई। दूसरी ओर यादवों का 48% ने यूपीए को वोट दिया और मुसलमानों का 63% ने भी यूपीए को वोट दिया। तो यही वो बात है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कि मतदान कितना ध्रुवीकृत था, और अब वह इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इशारा उम्मीदवार चयन से हो रहा है। अब दोराब, हमें 4 या 5 बड़ी हस्तियाँ बताओ, भारी वजन वाले लोग जिन पर नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है। बिहार में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से कई को किनारे कर दिया गया है, तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए युवा पीढ़ी से शुरुआत करते हैं जो चुनाव में खड़े हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, उनके पिता की सीट जिसे उन्होंने विश्व के सबसे बड़े बहुमत से जीता था। फिर जीतन राम मांझी भी हैं जिन्होंने राजनीतिक रूप से हर जगह का सफ़र किया है। जब नीतीश को लगा कि उनका लोकसभा में प्रदर्शन बहुत ख़राब था और वह जिम्मेदार थे, तो उन्होंने उन्हें 8 से 10 महीने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ जीतन राम मांझी हैं। पिछली बार वो हारने वाले पक्ष में थे यूपीए के साथ, इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए के साथ जीतने वाले पक्ष में होंगे। फिर गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने पिछली बार कन्हैया कुमार के खिलाफ लड़ाई की थी, कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं। फिर आर.के. सिंह हैं, इसी राज्य के आईएएस अधिकारी जो आईएएस छोड़ राजनीति में आ गए और मंत्री बन गए। और अंत में 2 और उम्मीदवार हैं जो लालू प्रसाद यादव की बेटियां हैं,
मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से 2 बार खड़ी हुई, पिछली बार बहुत बुरी तरह नहीं हारी, सिर्फ 3.5% से। और फिर रोहिणी आचार्य दूसरी बेटी जिन्होंने उन्हें किडनी दी और जो अपने मूल घर की सीट से लड़ रही है, जिसे छपरा कहते थे अब सारण कहते हैं, वे राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लड़ी डीडेच रही हैं। और उन्हें बढ़िया समर्थन मिल रहा है। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि तुम जानते हो ना, एक बेटी ने अपने पिता के लिए कुर्बानी दी है। जैसा आपने कहा, कई वरिष्ठ नेता भटक गए हैं, पर हमने रविशंकर प्रसाद के साथ एक लंबी और रोचक बातचीत की। मैं सच में आपसे बिहार की राजनीति के बारे में पूछने वाला हूँ। नीतीश तुम्हारे पास आए या तुम उनके पास गए, ये दोनों ही कहानी के 2 पहलू हैं, पर वो बार बार आते जाते रहे हैं और अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। जब वो कमज़ोर हैं, अगर वो पद छोड़ने का फैसला करते हैं तो आगे क्या? थोड़ा सा खालीपन है। सबसे पहले एक बात याद रखनी चाहिए, नीतीश जी और हम साथ आए क्योंकि हम भ्रष्टाचार और लालू प्रसाद के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे। चारा घोटाला हुआ और मैं वकील था, सुशील मोदी याचिका करता थे, उनकी पार्टी के लल्लन सिंह भी याचिका करता थे, आरजेडी के शिवानंद तिवारी भी याचिका करता थे। लालू जेल गए, दोषी साबित हुए। फिर डामर घोटाला, इससे भारत की राजनीति और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। मैं अतीत में नहीं जा सकता। हकीकत तो ये है कि नीतीश कुमार उनके पास गए, हमारे पास वापस आए, फिर उनके पास चले गए। हमें वर्तमान को देखना होगा। तो रॉय, आपकी बात में दम है। नीतीश के बाद क्या होगा? ये एक काल्पनिक प्रश्न है। हमें एक काल्पनिक जवाब दो। हाँ, मैं काल्पनिक जवाब नहीं दे सकता। नीतीश जी वहाँ हैं, उनकी पार्टी को लेकर वो क्या फैसला करते हैं, कौन आता है। हम जेडीयू के साथ बहुत मधुर संबंध बनाकर रखने वाले हैं। वे हमारे पास आए हैं और बीजेपी जेडीयू के संयुक्त रूप से बहुत बड़ी ताकत है। क्या उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट जीवन में भी 10 वर्ष के आसपास में आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आखिर आप भी तो इंसान ही हैं। तो क्या भविष्यवाणी को लेकर आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है? वो 30 साल पहले ही थक कर चूर हो गया था। 30 साल पहले तो फर्क पता नहीं चलता। मेरा कहना यह है कि देखो, राजनीति में जैसे एर्दोगान तुर्की की बात करो, ये इंसानी बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी साल भर संभालना कोई मामूली बात नहीं। आदमी पर असर पड़ता है, बस इतना ही। और वो तो लगभग 20 साल से वहाँ हैं। आप समझो, बात बड़ी साफ है। एक चीज बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार का कम से कम 2005 से 2010, 11, 12 तक का कार्यकाल उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये सब उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों की वजह से हुआ, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या अन्य विकास के कार्य। हमारे और आरजेडी के बीच आना जाना लगा रहा, इसे मैं नकार नहीं सकता। लेकिन एक नई शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, उनकी पार्टी के बारे में आज मैं अनुमान नहीं लगा सकता। ये फैसला उन्हें और उनकी पार्टी को करना है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? इस बार बिहार में कौन जीत रहा है? जनमत सर्वेक्षण क्या कहते हैं? जनमत सर्वेक्षणों का सामान्य औसत बताता है कि एनडीए बिहार में 40 में से 33 सीटें जीत रहा है। यही है सर्वेक्षणों का सर्वेक्षण कहता है। 1980 से अब तक के सभी भारतीय पोल्स की सटीकता रिकॉर्ड यह है कि वे 70% समय सही विजेता की पहचान कर लेते हैं। बेशक अभी कुछ समय बाकी है और हमेशा वह संभावना रहती है जिसे सर्वेक्षणकर्ता अक्सर आखिरी समय का झटका कहते हैं। खैर, दोराब आप बताएं। हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मोदी जी काफ़ी समय से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के लिए अकेले 370 सीटों की उम्मीद है और गठबंधन के लिए 400 से भी ज़्यादा की। ये कमाल की बात है। बिहार उनके लिए अहम है, मेरा मतलब है यूपी के बाद उन्होंने यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। हाँ, 40 में से 39। और अगर उन्हें 370 का लक्ष्य पाना है तो वे एक भी सीट खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बिहार के लिए आज का काउंटडाउन। हम भारत भर के अन्य राज्यों के काउंटडाउन के साथ वापस आएंगे, फिर मिलेंगे। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपको बिहार के बच्चों की सच्चाई दिखाते हुए एक बातचीत के साथ विदा करते हैं। ये हैं पूजा। वो धूप में खेतों में फसल काट रही थी और अपने परिवार की गरीबी, अपनी कठिन जिंदगी और रोज़ के संघर्ष के बावजूद
पूजा सकारात्मक, बुद्धिमान और इस बात की शानदार मिसाल है कि क्यों बिहार के लोग इस देश के सबसे बेहतरीन लोगों में से हैं। इन लोग आप पूरे भारत को खाना देते हो? हाँ। बहुत अच्छा। क्या आप भी काम कर रहे हैं? हाँ। और आप काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं भी काम कर रहा था। आप काम कर रहे थे। वो मेरी माँ है, ये मेरा भाई है और वो मेरा भतीजा है। मेरे पिता एक चरवाहे हैं और बाहर रहते हैं। वह कितनी दूर जाते हैं? वे पटना तक जाते हैं। सच में? वे पैदल चलते हैं और रात को जिस गांव में होते हैं वहीं सो जाते हैं। क्या पूरे साल ऐसा करते हैं? हाँ। वे कितनी बार घर वापस आते हैं? वे 6 महीने वहाँ रहते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं और भेड़ें चराते हैं। फिर वे यहाँ वापस आते हैं और रात को घर पर रहते हैं और दिन में फिर से भेड़ें चराने चले जाते हैं। क्या स्कूल जाते हो? जी हाँ, मैंने इस साल 10वीं की परीक्षाएं दी हैं। समझ गया, इसीलिए तो तुम इतने होशियार हो। बहुत अच्छा लगा। मुझे इस साल 11वीं कक्षा में दाखिला लेना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं पढ़ाई करूंगा, पर पैसे न होने की वजह से उसके बाद हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्या यह मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन। कितने भाई और कितनी बहनें? 2 भाई और 2 बहनें। ये दोनों मेरे भाई हैं और एक बहन घर पर है, वह छोटी है। वो तुम्हें परेशान करती है क्या? नहीं, उसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाई करनी है। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? 12वीं खत्म करने के बाद क्या प्लान है? मैं बीएड में दाखिला लूंगा। और क्या करूंगा? बीएड में? तुम टीचर बनना चाहते हो या फिर क्या बनोगे? मुझे टीचर बनना है, पर इतना पढ़ नहीं पाऊंगा। हम बहुत लाचार हैं। हम 4 भाई बहन हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी पढ़ना है। हम बहुत गरीब हैं। ये बहुत महंगा पड़ता है। ये बहुत महंगा पड़ता है। घर में सब कुछ का खर्चा हमें ही उठाना पड़ता है। आप कहाँ रहते हो? हाँ, इसी इमारत में। वहाँ एक गांव है, रामपुर गांव में। अच्छा, तो जब कोई फसल नहीं बोई जाती तब आप बीच में क्या करते हैं? अगर फसल नहीं होती हम घर पर ही रहते हैं। तो आप तब कमा नहीं पाते हो? हम सिर्फ 2 बार फसल काटते हैं, चावल और गेहूं की। हाँ हाँ। हम मूंग उगाने की कोशिश करते हैं, पर वह ठीक से हो नहीं उग पाती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अरे ऐसा क्यों? हमारा पैसा अनावश्यक मांगों की वजह से अटक जाता है। हमें बहुत खोजना पड़ता है, इसमें खूब पैसा लगता है। पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। पानी भी पैसे का है, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। हाँ, पैसा, सब कुछ पैसा है। तो हम कितना करेंगे? तुम 18 से कम हो, इस बार वोट नहीं दे सकते। नहीं, मैं 15 साल का हूँ। 15 साल का हूँ। और आप? 8 साल। 8 साल का हूँ। और आप? 13 साल का। 10 साल का। अरे वाह, तुम्हारे गांव में कौन आगे है? माँ, क्या तुम्हें पता है? राजनेता जानते होंगे कौन आगे है। मुझे नहीं पता। लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन जीतेगा। अगर मौका मिला तो लालू यादव जीत जाएंगे। हाँ, अभी तो उसी की लहर है। आपका दिन कब शुरू होता है? सुबह मेरी माँ 4 बजे आती हैं, मैं 6 बजे आता हूँ। यहाँ आने से पहले खाना बना लेता हूँ। यहाँ 6 बजे? हाँ। और तुम्हारी माँ यहाँ 4 बजे आती हैं? हाँ। क्या? हाँ, इस समय सभी यहाँ फसल काटने आते हैं। हम 9 बजे निकल जाते हैं जब गर्मी बढ़ जाती है। दोपहर के आसपास का मतलब है? हाँ, हम 9 बजे निकलेंगे और 3 बजे वापस आएंगे। ठीक है, जब बहुत गर्मी पड़ती है? हाँ, ये मेरी बकरी है। ये परी है, इसकी बच्ची है। ओके। मैंने उसका नाम रखा है, उसका नाम परी है। परी। और मेरी माँ ने अपनी माँ का नाम रखा। ठीक है। अच्छा, आप वापस कब जाओगे? अभी जाऊंगा। नहीं, 6 या 7 बजे। 6 या 7 बजे? हाँ, तब अंधेरा हो जाता है। हाँ, जब थोड़ा अंधेरा होने लगेगा। और आपको इसमें कितना मिलता है? ये बदलता रहता है। आप गेहूं लेते हैं, पैसे नहीं? नहीं, हम लोग गेहूं ले जाते। हम खुद के खाने के लिए गेहूं लेते हैं। अच्छा, इसे खाने के लिए लेते हो। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। क्या आपका घर दिल्ली में है? हाँ, दिल्ली में मेरा घर है। मुझे लगा आप कहीं और से आए हो। नहीं, मैं चुनाव कवर करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए हो? जी, आपका घर अच्छी जगह पर है? हाँ, ये अच्छी जगह पर है, पर अब ये एक शहर बन रहा है। अब ये शहर बनता जा रहा है। लेकिन फिर खेती के लिए जगह नहीं बचेगी। इमारतें बन रही हैं, तो हम गेहूं नहीं उगा पाएंगे। तो यहाँ घर बनाए जाएंगे। हाँ, ये सब खेती की जमीन थी, पर अब यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। ये इलाका सुनसान और जंगल था। हम भी यहाँ आने से डरते थे। लेकिन पर अब नहीं डरते? हम अब भी डरे हुए हैं। हमें डर क्यों लगेगा? अब तो पूरा गांव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अब तो बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, जापान से भी आते हैं क्या? हाँ, आते हैं, घूमते भी हैं और यहाँ रहते भी हैं। वे यहाँ रहते हैं? हाँ, इन होटलों को देखो, वे यहीं रुकते हैं। ठीक है। वे यहीं रहते हैं, पास में, और वे वहाँ भी रहते हैं। फिर हमारे गांव की ओर भी एक होटल है भी। तो आपका गांव कौन सा है? रामपुर। रामपुर गांव। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।